नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार आज अपने 7 साल पूरे कर चुकी है। उस 7 साल को अगर हम अपनी नज़र से देखते हैं तो हम उसे 2 भागों में बांट करके देखेंगे कि इसमें सरकार को क्या मिला और जनता को क्या मिला। सरकार को जो मिला उसकी बात देखें तो ऐसा लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं, हमने एक राजा चुना था। प्रधानमंत्री ने इस 7 साल के कार्यकाल में 682 यात्राएं की हैं, जिसमें से 202 चुनावी रैलियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की यात्राओं को अगर देखा जाए तो हर तीसरे दिन या 85 घंटे के बाद वो पीएमओ ऑफिस से बाहर थे। तो सबसे ज़्यादा हवाई यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साबित हुए। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी यात्राएं नहीं की हैं। और अगर प्रचार और प्रसार की बात देखी जाए तो इस सरकार ने अपने प्रचार और प्रसार पर बहुत जोर दिया है। 3 करोड़ प्रतिदिन का प्रचार प्रसार किया गया और आज तक आरबीआई से पैसा लेने वाली यह सरकार नंबर 1 पर है। इससे ज्यादा पैसा पहले किसी भी सरकार ने नहीं दिया। तो ये तो हुई सरकार की बात। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री यहीं तक नहीं रुके हैं, अभी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि वो उस घर में या उस संसद में संतुष्ट नहीं है। लोग बेशक भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए नया संसद भवन, नया पीएम का महल बनाया जा रहा है। हवाई जहाज भी पुराने हवाई जहाज से काम नहीं चला है, नए हवाई जहाज लिए गए हैं। और प्रधानमंत्री अपनी पोशाकों के भी काफी ज्यादा शौकीन हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। इन सब बातों के बाद सांसदों का वेतन भी बढ़ा है, विधायकों का भी बढ़ा है, हर चीज उन्होंने अपने मन मुताबिक की है। उन्होंने जनता के बारे में कहीं कुछ भी नहीं सोचा गया है। अब अगर हम जनता की बात देखें, जनता को क्या मिला? जनता को मिला है ठेंगा। जनता को वास्तव में कुछ नहीं मिला है। हम आपको बताएंगे कि जनता को किस तरह से ठगा गया। जब यह सरकार आई तो इन्होंने आते ही, अगर आप सभी को याद हो, तो इन्होंने काले धन का जिक्र किया था। इन्होंने कहा था कि हम काले धन को लेकर के आएंगे। आज तक काला धन वापिस आया? नहीं वापिस आया। इन्होंने कहा था कि पुरानी सरकारों ने नहीं बताया है, हम सारे के सारे काले धन वालों के नाम बताएंगे। क्या वो नाम बताए गए? नहीं बताए गए। इन्होंने 700 लोगों को नोटिस तो दिए थे, लेकिन इन्होंने जो नाम दिए वो बंद लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दिए थे। जनता को आज तक नहीं पता चला। इन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए। इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी में यह कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और 1000 के नोट से भ्रष्टाचार होता है तो हम 2000 का नोट लाएंगे। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नहीं, भ्रष्टाचार तो 2 गुना हो गया है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि नोट जितना बड़ा होगा भ्रष्टाचार उतना ज्यादा होगा। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं, आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ। फिर ये जीएसटी लेके आए और रात के 12 बजे, हमें याद है कि इन्होंने जश्न भी बनाया था जीएसटी को लाने का। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई नियम ला रहा है रात के 12 बजे और उसका जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जो ये कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने तो देश बेचने के लिए ऐसा मालूम होता है जैसे सेल लगा रखी है। रेल, सेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सब कुछ बेचा जा चुका है। और बेचा किसको गया है? अपने ही करीबियों को। इसमें फायदा, निजीकरण का फायदा बताते हैं। आप ही बताइए, क्या बिजली पहले सस्ती थी या अब सस्ती है? अब बिजली महंगी है। रेल जो गरीब आदमी की सवारी मानी जाती थी, वह भी इन्होंने अब प्राइवेट हाथों में दे दी है। जो प्लेटफॉर्म का टिकट पहले 2 रुपए का आया करता था, अब वो 30 रुपए का आता है। और एयरपोर्ट जो इन्होंने बेच दिए हैं, अगर आप वहां पर देखेंगे तो जो गाड़ी की पार्किंग के पैसे चार्ज किए जाते हैं वो पहले से दुगने तिगने हैं। इसमें जनता का फायदा क्या है? इसमें तो आपका ही फायदा है।
आपने तो सारी चीजों को ये कह दिया कि इनमें फायदा नहीं है, और वो लोगों ने खरीद ली, उनको आपने औने पौने दामों पर बेच दिया है, और आपके दोस्त माला माल हो रहे हैं। इसीलिए तो भारत की जीडीपी आज एशिया में निचले स्थान पर पहुंची है, सिर्फ फिलीपींस ही उससे ऊपर है, और आपके जो दोस्त हैं फर्स्ट नंबर पर अंबानी और सेकंड नंबर पर अडानी पहुंच गए हैं, क्योंकि आपने उनकी सहायता की है। आज तो भारत वही लोग चला रहे हैं। फिर जब देश के अंदर महामारी आई, तो उस महामारी के अंदर भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो आपने पीएम केयर फंड बनाया, जनता से ही आपने पैसे मांग लिए, जनता ने दिल खोल करके आपको पैसे दे भी दिए। उसके बाद आपने जब दूसरी वेव आई, तो जनता ने फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि जो उन्होंने पैसे दिए थे आपको, और आपने पीएम केयर फंड पे बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, लेकिन अस्पताल तो पहले के जैसे ही थे, जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही थे। उसके अंदर तो कोई भी सुविधाएं नहीं बढ़ी थी। सरकारी अस्पतालों में की जो गिनती है, उसमें कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आ गया था, और हद तो तब हो गई जब यहाँ पर लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हो रही थी। जब आप कोरोना को ताली थाली दिए और गो कोरोना के नारे से भगा रहे थे, और भक्त लोग गोमूत्र और गोबर न जाने क्या क्या लगा भी रहे थे, लेकिन कोरोना तो गया नहीं। सेकेंड वेव के अंदर वो जाना भी नहीं था। सेकेंड वेव के अंदर जब लोगों धड़ाधड़ मरने लगे, तो आप आंकड़े छुपाते हुए नजर आए। अरे कम से कम मरने वालों का सही आंकड़ा तो बता दीजिए। आप तो खुद को गंगा का बेटा कहते थे, आप तो ये कहते थे कि मैं तो गंगा का बेटा हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है, और मैं तो नमामि गंगे के नाम से बड़ा स्वच्छता अभियान चला रहा हूं। क्या हुआ उस गंगा की सफाई योजना का? उसमें भी पैसे खा लिए गए। क्या गंगा साफ हो गई? नहीं। 2-3 दिन पहले हमने टीवी पर देखा कि गंगा का तो पानी भी हरा हो गया है। ऐसा पानी तो गंगा का वहां पर कभी पुजारियों ने देखा भी नहीं है। गंगा तो और ज्यादा दूषित हो चुकी है। लेकिन आपको क्या, आप तो चुनाव जीत गए, आप तो दोबारा से गद्दी पर बैठ गए हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा के किनारे जब हिंदुओं की शव दफनाए गए, तो अब आपने ये कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा तो पहले से भी होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे अंतिम संस्कार के लिए लोगों के पास लकड़ियां तक नहीं थी, इससे बुरी और क्या हालत होगी देश की। लोग मर रहे थे, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लोगों को इलाज नहीं था, लोगों को बेड नहीं था, वो इलाज के अभाव में मर गए। वो लोग भी बेड नहीं प्राप्त कर पाए जिन्होंने कम से कम पीएम केयर फंड के अंदर 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। उसके बाद फिर आपने बड़े जोर शोर से बोल दिया कि हमने तो पीएम केयर फंड के अंदर पीएम ने वेंटिलेटर दान किए, और वो वेंटिलेटर, उन वेंटिलेटर की तो कलई खुल गई जब यह पता चला कि ये वेंटिलेटर तो नकली हैं, ये वेंटिलेटर तो काम करते ही नहीं है, ये तो खराब। वेंटिलेटर बनाने का जो ठेका है वो किसको दिया गया? वेंटिलेटर बनाने का जो ठेका है वो आपके उस दोस्त को दिया गया जिसने आपको मोदी लिखा हुआ सूट दिया था जब ओबामा आपसे मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने तो ये करना ही था, वो तो ये करते ही, क्योंकि उनकी जान थोड़ी ही जानी थी। जान किसकी जानी थी? हिंदुस्तान के लोगों की। उन वेंटिलेटर के अंदर जो ऑक्सीजन फ्लो होता है वो कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। डॉक्टरों ने उसे यूज करने से ही मना कर दिया। लेकिन आपकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपने जो गंगा किनारे शव दफनाए गए थे, आंधी आई और बालू उड़ने लगा तो उनके ऊपर से चादरें तक उतार ली गई। अरे शवों के ऊपर से चादर उतारने वाली सरकार, ऐसी सरकार हमने पहले नहीं देखी थी। लेकिन इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ठीक है कि बस्तियां जलाई गई, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि बस्तियां जलाई किसने?
माचिस किसने दी थी हाथ में? अरे माचिस तो जनता ने दी थी। तो भुगतना तो इन्हीं को था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आप लेकर के चले। आप तो मुस्लिम विरोधी बातें करते रहे। आपको हिंदू राष्ट्र थोड़ी बनाना था, आपको तो मुस्लिम विरोधी राष्ट्र बनाना था। जो घोटाले करे उसको आप कुछ नहीं कहते हैं। गरीब आदमी का एक सहारा होता है बैंक। बैंकों के अंदर वो अपनी जीवन भर की पूंजी रखता है, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? बैंकों से अपने करीबियों को आपने बड़े बड़े लोन दिलवाए और वो लेकर के भाग गए और आपने उसको माफ करवा दिया, क्योंकि आपके बाप का क्या जाता है? जनता के टैक्स का पैसा है, जनता भुगतेगी अपने आप। विश्व में सबसे ज्यादा जो पैसा नहीं लौटाया गया है उसमें भी भारत नंबर 1 पर है। 9.5% है जो पैसा नहीं लौटाया गया है। बाकी देशों में किसी में 1% हो गया, किसी में 1.5% हो गया, किसी में 0 पॉइंट कुछ हो गया। इतना थोड़ी होता है। गरीब आदमी को आप कहते हैं हमने मुद्रा योजना के अंदर लोन दिए। अगर आपने मुद्रा योजना के अंदर लोन दिए थे तो फिर लोग बेरोजगार क्यों हैं? फिर आपको पूछना चाहिए था कि हमने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन दिए हैं तो लोगों ने उसका क्या किया। आज बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी भी आज 17% तक पहुंच चुकी है, जो शायद विश्व में सबसे ज्यादा है। और आपने वादा किया था कि आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 7 सालों में तो 11 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। सरकारी नौकरी तो आपने दी ही नहीं है, ये तो सबसे कम दी गई है। और फिर लास्ट में वही है कि गलती किसकी है? गलती तो इस जनता की है, तो भुगतना तो जनता को ही है। आपका कुछ नहीं जाता है। आपको सिर्फ जनता को उल्लू बनाना था, अपने लोगों का भला करना था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर क्या हुआ, उसे क्या मिला। इस सरकार में इस पिछले 7 साल में एक भी आदमी आपको जनता से ऐसा नहीं मिलेगा जो खुश हो। वो ये कहेगा कि मुझे इस सरकार के आने से ये फायदा। आप कहते थे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के अंदर क्या मिला? मेक इन इंडिया के अंदर हमें नफरत मिली, बाकी हमें कुछ नहीं मिला। कितने लोग लिंचिंग में मार दिए गए? क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। आपके आने के बाद हिंदू मुस्लिम झगड़ों में बढ़ोतरी हुई है। लोग मर गए, भीड़ तंत्र के द्वारा लोग मार दिए गए और किसी को सजा नहीं मिली है, ना ही मिलेगी। बल्कि जो जेल से बाहर आते हैं उनका तो महिमा मंडन किया जाता है। ऐसा इस मेरे भारत देश के अंदर हुआ है। महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। अगर हाथरस कांड देखा जिसने भी, तो उस महिला की आंखों से आंसू आज तक नहीं गिरे। जनता को जब स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता थी तो उसे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। और जो शिक्षा के क्षेत्र में आज भारत बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आप चुनाव के लिए आप शिक्षकों की ड्यूटी लगा देते हैं, चाहे शिक्षक मना करें, वो मर जाएं तो मर जाएं। जब वो हो हल्ला करें तो उनको सांत्वना दे दी जाती है कि नहीं नहीं तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। और आप अगर डिजिटल इंडिया की बातें करते थे तो डिजिटल इंडिया में भी आप फेल हुए, क्योंकि इस कोरोना महामारी के अंदर जब डिजिटल इंडिया था तो उसमें तो सब काम घर से हो सकते थे ना। चलो बाकी भारत के बाकी जगह नहीं हो सकता था, लेकिन दिल्ली तो देश का दिल है, राजधानी है, वहां पर तो हो सकता था। सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर 53 कर्मचारियों की मौत, ये क्या दिखाती है? सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर वो लोग काम करते हैं जो मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए काम करते हैं, वो लोग होते हैं वहां पर। तो इसका मतलब आप वहां भी फेल हो गए। आपने जितनी योजनाएं चलाई
सारी की सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर थी। स्वच्छता अभियान चलाया गया तो वो दीवारों पर था। स्वच्छता अभियान जमीन में कहीं दिखाई नहीं दिया। बस एक योजना का नाम देना आप भूल गए हैं, वो थी भारत लूटो योजना। भारत को बुरी तरह से लूट लिया गया है। और अगर कोई सवाल पूछे या सवाल उठाए तो आप उसको जेल में डाल देते हैं। मीडिया तो आपने खरीद ही रखा है। अगर अब आदमी सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने लगे तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब कुछ अब आपके हाथ में है, बंद हो जाता है। ना जाने अब कब हम जैसे लोगों को भी जेल में डाल दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर हमने इस समय में भी आवाज नहीं उठाई तो फिर हमारी यह देशभक्ति किस काम की है? सवाल तो हम पूछेंगे और हमें मालूम है कि आप जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन जनता को जागरूक तो हम करेंगे, क्योंकि ये जनता दोबारा से धर्म के बहकावे में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सावधान हो जाइए। अब जो जनता, टैक्स पेयर जो आपको पैसा दे रहे हैं, अब आगे आने वाले 3 सालों में आप जनता के टैक्स के पैसे को अपनी ऐश आराम के लिए यूज ना करें। जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं दीजिए, जनता के लिए अस्पताल बनाइए। आपको चाहिए कि MBBS की जो फीस है, जो प्राइवेट कॉलेज की है, वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर डॉक्टर बहुत कम हैं। और आपके लिए तो फीस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आम आदमी वो फीस भी नहीं दे पाता है। जो कारण है वो आपको सोचने चाहिए, उससे आपकी गलतियों पर थोड़ा सा पर्दा डाला जा सकता है। ये क्या कारण है कि MBBS विदेशों में सस्ती और भारत में महंगी? ऐसा क्यों? भारत के बच्चे विदेशों में जाकर के MBBS क्यों करते हैं? क्यों? यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आपको ये सब बातें अब ध्यान में लानी होंगी, तभी आपको जनता माफ कर पाए। आप सोचिएगा जरूर कि हम लोगों ने ऐसा राजा क्यों चुना जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब जनता को दाने खिलाने की बात आती है तो वो मोर को दाने खिलाने लगता है। अरे हमें मोर को दाने नहीं खिलाने चाहिए, जनता भूखों मर रही है। अवैध शराब से अभी अभी हाल ही में कितने सारे लोग मरे हैं। कालाबाजारी देश में चरम पर है। किसानों की आप सुनते नहीं हैं। किसान कितने समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको तो अपने कारपोरेट लोगों का भला करना है। तो यह सरकार ना किसान की है, ना महिलाओं की है, ना ये बच्चों की है, ना ये युवाओं की है। ये सरकार सिर्फ अपने दोस्तों की